जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस संडे 28 आप में 2023 का यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ, जिसमें कंपाइल होगी आपकी सारी एडिटोरियल की डिटेलिंग। तो इसमें एडिटोरियल, डेली करंट अफेयर्स, पीआईबी का न्यूज़, डाउन टू अर्थ, फ्रंट लाइन, सारा अमलगमेशन आपको यहीं पे एक जगह मिल जाता है, जिससे आपको आसानी होती है सारी चीज़ों को एक जगह कवर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चन से, जो आपके प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो ये था पिछला क्वेश्चंस जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको हम डील करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑयस्टर और इसकी डिटेलिंग दी जाएगी। 27 का जो ऑप्शंस राइट है वो है फास्फोरस साइकिल। तो क्यों है, इसको डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि फिल्टर फीडर किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा डायरेक्टली ऑयस्टर है, लेकिन इसकी डिटेलिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप ऑयस्टर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि यह एक नेचुरल फिल्टर के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये क्या कैप्चर करता है, जो भी पार्टिकल ऑफ द साइज है और स्मॉल कितने माइक्रोन तक, 4 माइक्रोमीटर तक। और ये अपने गिल्स जो होती हैं, ये फेफड़े में गिल्स फेफड़े का ही आसपास काम करता है। तो यहाँ पे इसको कैप्चर कर लेती हैं और इस पार्टिकल साइज को ये फिल्टर आउट करती हैं। तो ये इनके गिल्स जो हैं एक्ट करते हैं किसकी तरह, फिल्टर की तरह। अगर दूसरी बार क्वेश्चंस ये बना दिया कि कौन सा पार्ट इसका फिल्टर करने के लिए कार्य करता है, तो वो क्या है, गिल्स ही है। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस तो यूपीएससी ने बना दिए, लेकिन इसी के बेस पे स्टेट पीसेस क्वेश्चंस बनाते रहते हैं। तो इसलिए इसको भी याद रखना जरूरी है। जो ऑयस्टर होता है, नेचुरल फिल्टर होता है, उसकी गिल्स ही फिल्टर करती है, जो कि सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस के रूप में इसको जाना जाता है। जनरली अगर बात करी जाए तो वाटर गेट फिल्टर बाय समथिंग विच इज स्टैटिक। तो जो एक स्टैटिक मोशंस में होता है, ये चीज़ें फिल्टर कर दी जाती हैं। वाटर कैन ईजिली पास थ्रू देम, और उसको उस वे से गुजरता है और उसको फिल्टर करता है। जैसे हम आरओ वाटर की अगर बात करें तो ये एक मेम्ब्रेन होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक जाती है, जिसके कारण सारे सेडिमेंटेशंस उसके निकल दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और इसी के आधार पे पेलिकन्स, कैट पीस और ऑक्टोपस की जो ऑप्शंस में दिया है, ये बड़े ऑर्गेनिज्म के रूप में जाने जा रहे हैं। इसलिए ऑयस्टर जो है एक छोटा ऑर्गेनिज्म है और फाउंड होता है कहाँ पे, सीमेंटेड टू द रॉक्स और अदर हार्ड सब्सटेंस। तो ये अदर हार्ड सब्सटेंसेस में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑयस्टर जो है इसका राइट ऑप्शन है, और नेचुरल फिल्टर भी इसे बोला जाता है। अगर कोई भी इसके बारे में एक बार देखा होता, ये क्वेश्चंस डील हो जाती। दूसरा जो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा रिलीज होता है न्यूट्रिएंट, किस साइकिल से, रॉक वाले साइकिल से। तो यहाँ पे फास्फोरस की साइकिल है, इसकी डिटेलिंग को हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे सीधे डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। ये जो साइकिल है सिंपल वे में एक गैसियस साइकिल है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएं, मेरे चैनल की लिस्ट में जाएं, तो लिस्ट में मैंने शंकर आईएएस बुक की सारे चैप्टर अभी बाकी हैं, लेकिन आधे के आसपास मैंने चैप्टर्स यहाँ पे कवर कर दिया है। उसमें इस न्यूट्रिएंट की गैसियस साइकिल्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने। उसको आप देखेंगे तो आपकी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। आपको विश्वास दिला दूँ, इस चैप्टर, इस बुक को पढ़ाने में काफ़ी अच्छे से मेहनत करी गई है, जिसके कारण आपको ये बुक देखने में, पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। तो एक बार ज़रूर जाएं, विजिट करें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे ये दोनों है गैसियस साइकिल्स, और जो मेन रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट है वो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर में इसको पाया जाता है। यानी कार्बन और नाइट्रोजन का साइकिल्स गैसियस साइकिल से गुजरता हुआ आता है। वहीं पे सल्फर साइकिल की हम बात करें तो ये थोड़ा दूसरी एंगल, यानी पार्शियली बात करी जाए, गैसियस पार्शियली सॉलिड के रूप में आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये रिलीज्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, ये भी उसके प्रोसेस है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है कि मान लीजिए जो चट्टानें हैं, चट्टानों से कोई चीज़ें टूट टूट के धीरे धीरे गिर रही हैं, वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो गई। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई। इरोजनल रन ऑफ, इरोजनल रन ऑफ क्या है,
बाढ़ से, विंड से, किसी भी प्रकार से अगर मिट्टी का कटाव होता है तो इरोजनल रन ऑफ बोला जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, सड़े गले जीवित पदार्थ हैं जो भी, उनकी डिकेइंग जो होती है, उनकी जो उनके बॉडी जो टूटते हैं माइक्रो पार्ट्स में, नैनो पार्ट्स में, उनकी जो है डिकम्पोजिशंस को लेके बातें बोला रहा है। दूसरी जो चीज़ें आ रही हैं कि सल्फर साइकिल एक मोस्टली सेडिमेंट्री है, बट टू ऑफ इट्स कंपोनेंट है, इसके जो कंपोनेंट है, इसके कंपाउंड है, दो हैं, वो क्या हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये दो चीज़ें हैं, ये जो हैं गैसियस कंपोनेंट में आते हैं। इट्स नॉर्मल सेडिमेंट्री साइकिल, तो सेडिमेंट्री साइकिल नॉर्मल है और ये गैसियस साइकिल में भी आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर अगली बार क्वेश्चन सल्फर से बना दे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी जो राइट ऑप्शन है सी, उसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे कि फास्फोरस साइकिल को यहाँ पे क्यों डाला गया है। तो फास्फोरस साइकिल जो है न्यूट्रिएंट ये रिलीज करता है मेनली बाय वेदरिंग ऑफ रॉक, जो भी चट्टाने हैं उनके वेदरिंग से, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं बताया, उसकी वेदरिंग से ये चीज़ें चलती हैं। और ये इंटर करता है साइकिल इरोजन और माइनिंग एक्टिविटी से, तो इसलिए ये डायरेक्टली रॉक से रिलेटेड है। डायरेक्टली रॉक से रिलेटेड होने के नाते यहाँ पे इसके राइट आंसर हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन की डिटेलिंग अच्छी लगी होगी, ताकि आपको जो क्लेरिफिकेशंस की ज़रूरत हो, जो डाउट यहाँ पे बनते हैं, वो अगर क्लियर होगा तभी आप कहीं ना कहीं इसको डील करते हुए नज़र आएंगे। तो ये दो क्वेश्चंस प्रमुख थे, इसकी डिटेलिंग को यहाँ पे मैंने दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेशनल पार्क की तरफ। तो हर बार की तरह एक स्टेट का मैं पूरा का पूरा नेशनल पार्क यहाँ पे उड़ेल देता हूँ, ताकि जो भी नेशनल पार्क हो वो जल्द से जल्द कम से कम कवर हो जाए। अगर इसकी बैकग्राउंड डिटेल नहीं दी जा रही है तो भी आप एक बार इस चीज़ से गो थ्रू हो जाएंगे, ये कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, अन्नामुड़ी शोला नेशनल पार्क कहाँ पे है, एरविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है, करीम फूजा नेशनल पार्क कहाँ पे है, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क कहाँ पे है, पंपादुम शोला नेशनल पार्क कहाँ पे है, पेरियार नेशनल पार्क अभी कल ही बताया मैं वो कहाँ पे है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं और इसकी डिटेलिंग आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है। आप देख सकते हैं ये आपका प्यारा भारत है। प्यारे भारत में कुछ इस प्रकार की पीआईबी न्यूज़ आई हुई है। तो चलिए देखते हैं आज का पीआईबी न्यूज़ क्या है। तो योगा महोत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ पे? योगा महोत्सव एक मैसिव पार्टिसिपेशंस होगी 50,000 लोगों की और एनसीसी परेड ग्राउंड में। तो एनसीसी परेड ग्राउंड कहाँ पे है? तो आपके तेलंगाना में है। तो तेलंगाना में ये चीज़ें हो रही हैं जस्ट 25 दिन पहले इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में। तो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। तो 25 दिन पहले मनाया जा रहा है, काउंट करके भी आप बना सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइज करा रही है आयुष मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करा रही है, ये चीज़ें याद रखिएगा। और ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज अभी करा रही है योगा महोत्सव, वो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के द्वारा यहाँ पे कराई जा रही है। किसके अंतर्गत? आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत। दूसरा जो चीज़ें आ रही हैं इंपॉर्टेंट वो कि सी फेज ऑफ सेकेंड एडिशंस ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है यहाँ पे। ये एक्सरसाइज का क्या नाम है तो आप देख सकते हैं, अल मोहम्मद अल हिंद 23। तो ये एक्सरसाइज बायलैटरल है किसके बीच? इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स RSNF। 23 से 25 मई को ये हेल्ड किया गया है अल जुबैल सऊदी अरेबिया में। तो यहाँ पे कहाँ पे हुआ है? सऊदी अरेबिया में। जिसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट किए हैं? INS तर्कस, INS सुभद्रा, ड्रोनियन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये पार्टिसिपेशंस अपने दिखाए हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपके डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह विजिट किए हैं कहाँ पे? नाइजीरिया 28 से 30 मई 2023 तक यहाँ पे, और अटेंड किए हैं स्वेरिंग इन सेरेमनी। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए हुए हैं और वेस्ट अफ्रीकन नेशंस के मिस्टर बोला अहमद
तिनुबू, तो इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपके देश के रक्षा मंत्री पहुँच चुके हैं। तो तिनुबू का नाम याद रखिएगा, BAT भी याद रख सकते हैं आप यहाँ पे। तो B फॉर बोला अहमद तिनुबू। तो ये कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं। क्या हुए हैं? प्रेसिडेंट इलेक्ट करके आए हुए हैं। उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनीज में नाइजीरिया यहाँ पे पहुँचे हैं। दूसरी जो न्यूज आ रही है, रेलवे मिनिस्टर यहाँ पे अश्विनी वैष्णव टुडे इनोग्रेट किए हैं किस चीज़ को? कि नेशनल कॉन्क्लेव 9 साल सेवा सुशासन, 9 साल सेवा सुशासन लॉन्च किए हैं रेलवे मिनिस्टर कौन? अश्विनी वैष्णव। तो किस चीज़ पे फोकस करेगी? गरीब कल्याण पे फोकस करेगी। और विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इसका इनोग्रेशन हुआ है। तो गरीब को कैसे पाई से आगे लेके चला जाए, पाई गरीब को बेनिफिट दिया जाए, इसके ऊपर बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट WHO की एक कमेटी नई चीज़ें लेके आई है वो है न्यू रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म क्या है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चंस आ जाए रिप्लेनिशमेंट मैकेनिज्म क्या है, तो ये फंडिंग को लेके है। जो भी डोनेट करते हैं हम WHO को, चाहे NGO के तरफ से हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हो, प्राइवेट की तरफ से हो, गवर्नमेंट की तरफ से हो, या फिर इंडिविजुअल के तरफ से हो, हर प्रकार से इस फंडिंग को कैसे यूटिलाइज करनी है उसी के ऊपर ये मैकेनिज्म है। थोड़ी सी डिटेलिंग को देखेंगे इसके और समझेंगे रिप्लेनिशमेंट मैकेनिज्म है क्या। तो ये जो WHO है इसको वेलकम किया है कि इस मैकेनिज्म के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन बॉडी और भी फ्लेक्सिबल हो जाएगी किस चीज़ को लेके? कि फंडिंग ऑप्शंस को लेके। और ये 76th वर्ल्ड असेंबली हेल्थ सेशंस अभी रिसेंटली जो हेल्ड करी गई थी, ये कहाँ पे हेल्ड करी गई है आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। 25 मई 2023 को ये चीज़ें करी गई हैं। और इस मैकेनिज्म में क्या होगा कि आप जो फंडिंग है 84% ऑफ द फंड आप सोर्स जो करते हैं, जो भी आपके डोनर हैं, जिसने भी चाहे देश से हो, जो भी फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो आप किस प्रकार से यूज करते हैं उसको लेके यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। 2 प्रकार की यहाँ पे फंडों को बताई गई है जो कि WHO को डोनेशंस जाती है। पहला क्या है? कोर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस। ये कम्प्लीटली किस पे इसमें कोई डिपॉजिट करता है, डोनेट करता है, तो ये कम्प्लीटली किसकी डिस्क्रिप्शंस पे है? WHO की कहाँ इसको खर्च करना है, बिना कोई शर्त के, बिना कोई प्रॉब्लम के, ये यहाँ पे बताता है। और 4.1% ऑफ ऑल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस इसमें हो जाती हैं। सिमिलरली इसी के आधार पे थीमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट फंड्स की बात करी जाए तो ये पार्शियली फ्लेक्सिबल फंड है। यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ये फंड नियरली 8% ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस हो जाती है। इसको किस प्रकार से यूज करेगा ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये रिप्लेनिशमेंट मैकेनिज्म, ये सारी डिटेलिंग इसकी थी। WHO इस मैकेनिज्म को क्या कर रही है? रेज कर रही है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फॉर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस सेगमेंट। तो ये इस सेगमेंट को लेके इस ऑर्गेनाइजेशंस को, इस WHO का जो मैकेनिज्म नया है उस मैकेनिज्म को लेके यहाँ पे आई हुई है कि किस प्रकार से अपने हम फंड को जो भी डोनेट हुए आते हैं उसको कैसे यूटिलाइज कर सकें। तो अपने फंडिंग के बारे में यहाँ पे बताई जा रही है, एक लिमिट सेट करने की बातें बोली जा रही हैं। जो प्रोग्राम इससे जुड़ेगा, जो बजट इसमें आएगा, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस फील्ड में उसका उपयोग होगा, पैसे को स्पेंड करना है, और यूजेज की भी बातें बोली जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे हम न्यू पार्लियामेंट जो आपका अभी इनॉग्रेशन हुआ है वो उसके बारे में कुछ न्यूज़ निकल के आया है। तो इम्पॉर्टेंट है, उस न्यूज़ को हम देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो आप अपने पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर देख लें। यहाँ पे ये ट्राईएंगुलर पार्लियामेंट हाउस है। चलिए आपको फिगर दिखाते हैं। ये रहा आपका पार्लियामेंट। तो ये ट्राईएंगुलर पार्ट है, इसको भी याद रखिएगा क्वेश्चंस अगर आ जाता है तो। और ये बिल्ड टू फिट द 3 साइडेड प्लॉट ऑफ द लैंड। तो ये 3 साइड इसकी गेट है। इस प्रकार से 3 एंट्री पॉइंट इसमें बनाई जा रही है। पुरानी वाली की बात करें तो ओल्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर से ये चीज़ें बनाई गई थी, लेकिन अभी जो नई हैं उसमें बहुत सारी मॉडर्न फीचर्स के साथ उसको अपग्रेड करके साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उसको
लाया गया है ताकि जो भी समय है आज का जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। दूसरी जो है नोएडा बेस्ड स्कल्पचर राम सुतार जी यहाँ पे 16 फीट की हाई ब्रॉन्ज महात्मा गांधी की स्टैचू को यहाँ पे बनाए हैं, जो कि यहाँ पे बीचों बीच एंट्री में वहाँ पे लगाया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों को यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आएगा। प्लेस में जो बात करी जा रही है डिसअपीयरिंग हो रही है डोम, जो डोम होता है जो पुराने पार्लियामेंट के ऊपर ऐसे डोम लगे हुए रहते हैं, उसकी डिसअपीयरिंग की बात बोली जा रही है ओवर सेंट्रल हॉल। तो सेंट्रल हॉल यहाँ पे एक नया चीज़ें निकल के आ रही हैं, लॉन्ज निकल के आ रही हैं, और नई बिल्डिंग का जो रूफ होगा वो फ्लैट रूफ्ड और फिटेड विद द गोल्डन स्पायर, ये चीज़ें बनी। इसको कुछ टेम्पल और गुरुद्वारा की तरह बनाने की प्रयास चली है। 1927 की बात करें तो ओल्ड बिल्डिंग जब ओपन हुई थी उसमें वुडन पैनलिंग और सीलिंग्स, कहीं ना कहीं हाई सीलिंग लगाई गई थी। लेकिन ये जो 4 तल्ले वाली स्टोरी स्ट्रक्चर अभी तैयार होके आई है उसकी हम बात करें तो इसमें लाइट एम्बेडेड हुई है और सीलिंग ऑफ गोल्ड, ये जो सोने की प्लेटिंग वाली सीलिंग इसमें यूज हुई है। तो पीकॉक फीदर मोटिफ यूज हुई है, जो मोर के मोटिफ हैं, संरचना है, उसका इस्तेमाल किया गया है दोनों साइड सीलिंग और कारपेट पे लोकसभा के। ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। लेकिन यहीं पे लोटस मोटिफ यूज हुई है, कहाँ पे? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में कमल के फूल की मोटिफ यूज हुई है, जो कि एक सोचने वाली बात है, और बीजेपी का ये सिंबल भी है एक प्रकार से, और देश को भी रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे बात करी जा रही है आगे कि 22 पार्टीज इसको बाइकआउट कर रही हैं इनॉग्रेशंस की, और पूजा हवन जो होने वाली है और सेनेगल को जो इंस्टॉल करने की बातें बोली जा रही हैं, ठीक लोकसभा स्पीकर के पीछे। तो ये चीज़ें आपको देखने योग्य बातें हैं, आप देख सकते हैं। सेनेगल को कुछ यहाँ पे रखने की बातें बोली जा रही हैं। तो ये आपका नया आपका पार्लियामेंट्री हाउस हो गई, पार्लियामेंट हो गई, और इसकी सारी की सारी सिटिंग कैपेसिटी है। तो सिटिंग कैपेसिटी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी विजिट के लिए ये गए थे और ये सारी मोटिफ बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो सीलिंग पे गोल्ड की प्लेटिंग हुई है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं गोल्ड कलर की। और इसकी डिटेलिंग को और आगे देखा जाए तो हमें क्या मिलता है, पुराना जो आर्किटेक्चर था हर्बर्ट बेकर ने इसका निर्माण किया था और ये ट्रायंगुलर बिल्डिंग थी, ऐसा बात बोला जा रहा है। तो लोकसभा जो अभी नया है ये इसमें सिटिंग कैपेसिटी 888 मेंबर की है विथ कैपेसिटी टू एक्सपेंड 1272। तो यानी 1272 कैपेसिटी तक इसको 888 से लेके जाया जा सकता है, 1272 ड्यूरिंग ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये 888 और इसको प्लस कर लीजिए 1272 तक, यानी ज्वाइंट सेशंस की बात करी जाए तो पुराने पार्लियामेंट में संभव नहीं हो पाती थी, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अभी कई मुद्दों पे अगर पार्टियां अपोजिशंस सहमत नहीं हैं तो एक साथ बैठ के अपना इश्यूज को रिजॉल्व करती हुई नज़र आएंगी, वो भी आराम से। तो ये बहुत आवश्यक था बनना, उसके ऊपर बातें बोली जा रही हैं। तो राज्यसभा की जो कैपेसिटी होगी यहाँ पे 384 सीटों की कैपेसिटी यहाँ पे आई है। तो ये ओल्ड पार्लियामेंट से बहुत बड़ा है और ये अच्छा भी है। ओल्ड लोअर हाउस चैम्बर है सिग्निफिकेंटली इनएडिक्वेट 148 मेंबर कैपेसिटी। शुरुआत में 148 मेंबर की कैपेसिटी जो पुराना लोअर हाउस है उसकी बातें बोली जा रही हैं, जो कि 1950s के आसपास एक्सपेंशन करी गई, 16 के आसपास एक्सपेंशन करी गई और आगे एक्सपेंशन करती हुई गई, तब जाके कहीं ना कहीं अभी काम करने योग्य चीज़ें हैं। पुराना पार्लियामेंट के बारे में अगर मैं आज बताऊं तो पुराने पार्लियामेंट से कभी कभी ऊपर से उनके टाइल्स को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ऊपर पूरा नेट लगा हुआ है कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन बैठे तो उसके सिर पे कुछ गिर न जाए, और जो एसी का केबल है, एसी का वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर है, वो सारे हौच-पौच हो चुके हैं। कहीं कभी एसी के डक्ट से बहुत सारा स्मेल आता है जिसके कारण प्रॉब्लम भी हो जाती थी। तो इस सीटिंग कैपेसिटी भी नहीं थी, पॉपुलेशन बढ़ गई है तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी आगे बढ़ेंगी, सीटें बढ़ेंगी, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको नया पार्लियामेंट बनाने की हमें ज़रूरत
पड़ी है। तो देखिए आपका नया पार्लियामेंट बन के तैयार हो गया, आज के डेट में इसकी इनॉग्रेशंस होने वाली है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग पार्लियामेंट के बारे में। आशा करते हैं आपकी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहा है। ये एक एलिफेंट है, इसकी डिटेलिंग मैं कल दिया था, अभी पुनः ये न्यूज़ में है। तो इस हाथी को पेरियार टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, ये भी है, टाइगर भी है, नेशनल पार्क भी है, यहाँ पे इसको छोड़ा गया था। तो ये नेशनल पार्क में इसको छोड़ दिया गया, जो कि ये बाउंड्री क्रिएट करता है किससे, आपका तमिलनाडु और केरला से। तो इस जून में इसको छोड़ा गया और ये पुनः मार्केट में भागता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं, ये पुनः इसी रूप में भागता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। दूसरा जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि यूक्रेनियन ड्रोन जो है अटैक किया है कहीं ना कहीं, कहाँ पे, रशिया जोन में। तो ये चीज़ें हैं। और यूक्रेन कहाँ पे टारगेट किया है, तो पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन को स्ट्रक किया है यहाँ पे रसिया के अंदर। तो ये सैटरडे की न्यूज़ है, यहाँ पे ये इशू निकल के आई है। तो जो वास्ट ड्रूजबा ऑयल पाइपलाइन है उस पर अटैक किया गया है, जो कि वेस्टर्न साइबेरियन क्रूड जाती है कहाँ पे, यूरोप को। तो ये रशिया के तरफ से ये न्यूज़ बताई गई है। यहाँ पे उस लोकेशंस को अगर हम अच्छा से देखें और समझें तो हमें देखने को मिलेगा कि सर्बिया कहाँ पे है। तो ये रसिया है आपका, और ये हिसाब से आप देख सकते हैं इस लोकेशंस को। यूक्रेन अभी पब्लिकली इस चीज़ को अटैक करने के लिए यहाँ पे एक्नॉलेज नहीं किया है, यहाँ पे बोला नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट फॉर कमेंट ऑन सैटरडे। तो इस चीज़ के बारे में ये चीज़ें नहीं बोली गई हैं। तो ये रुजबा ऑयल, ये जो है न्यूज़ में ऑयल पाइपलाइन, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये न्यूज़ में थी। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे इनॉग्रेशंस जो हो रही है, नीतीश कुमार उसको बाइकाट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को, जो कि नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बाइकाट करने का इनके पास रीजन क्या हो सकता है, ये सोचने योग्य बातें हैं। पहली बातें बोली जा रही हैं कि पार्लियामेंट का इनॉग्रेशंस प्रेसिडेंट को करना चाहिए, क्योंकि वो कंट्री की हेड ऑफ द स्टेट मानी जाती हैं। दूसरी बातें ये बोली जा रही हैं कि ये पार्लियामेंट जो अभी इसका निर्माण हुआ है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस उठाते हुए अपोजिशंस पार्टी नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इशू निकल के आ रही है और इसको यूजलेस बताते हुए नज़र आ रहे हैं आपके बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार। दूसरा जो न्यूज़ आपको बताया मैं अभी, अरिकोम्पन, ये जो एलिफेंट देख रहे हैं, ये एलिफेंट कहीं ना कहीं पार्शियली ब्लाइंड एलिफेंट है। और ये एलिफेंट पार्शियली ब्लाइंड होने के नाते अपना ईजी फूड हमेशा चॉइस में रखता है कि हमें ईजिली कहाँ से फूड प्रोवाइड हो जाए और शेल्टर हैबिटेट ईजिली हमारे लिए फिट रहे। तो इस हाथी ने मार्केट में आके बहुत उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया है। और ये अभी रिसेंटली कहाँ पे, आपके इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला के आसपास चली आई। तो वहाँ पे सेक्शन 144 हैज़ बीन इन्वोक्ड कर दिया गया है और प्रोहिबिट कर दिया गया है, कोई भी वहाँ बाहर ना निकले कहीं, क्योंकि ये अटैक भी बहुत तीव्र गति से ये हाथी करता है। तो अरिकोम्पन इसका नाम है, याद रखिएगा। और ये वाइल्ड टस्कर है, जिसके कारण वहाँ पे जितने लोग गुजर रहे हैं वो उनकी उस क्षेत्र में उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं दिक्कत होता हुआ नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे पहुँचना भी बंद कर दिया गया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हैम्पर होती है, डिसरप्ट होती है इसकी वजह से, तो ये कहीं ना कहीं इसकी भी डेथ हो सकती है, लोगों को भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व में इसको डाला गया था, वहाँ से इधर उधर ये रेसिडेंशियल एरिया में आता हुआ नज़र आ रहा है और कई लोगों को इंजर्ड भी कर चुका है। तो ये हमेशा न्यूज़ में बना रह रहा है, पिछले कई महीनों से ये न्यूज़ में था, अभी भी चल ही रहा है।
यहाँ पे सेनेगल की बात करी जा रही है। सेनेगल का मतलब होता है राजदंड, ऐसा चीज़ें जो एक राज को इंगित करती हैं, आपको सौंपी जाती हैं। तो ये पावर जब ट्रांसफ़र किया गया था, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो वहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किसको हैंडओवर करी गई थी? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा श्री जवाहरलाल नेहरू जी को यहाँ पे हैंडओवर करी गई थी। लीजिए भारत को अब आप संभालिए, और ये राजदंड है, तो ये उनको दी गई थी माउंटबेटन के द्वारा। माउंटबेटन को कौन दिया गया था? चोला के जो पीपुल हैं, अधिनम, इनके द्वारा यहाँ पे कहीं ना कहीं हैंडओवर करने की बातें बोली गई हैं, चोला। और सबसे बड़ी बात है सेनेगल, जो आप देख सकते हैं, सेनेगल एक 5 फीट की ऐसी राजदंड स्टिक है, और इसमें ऊपर नंदी बने हुए हैं। तो नंदी रिजेंबल करते हैं, और इसमें इंडियन फ्लैग इंग्रेव किया गया है, और तमिलियन अक्षरों में इस पर कुछ लिखा गया है। ये इसकी पूरी डिटेलिंग है। यहाँ पे इसी चीज़ को इंस्टॉल करने की बातें बोली जा रही हैं। जो नया पार्लियामेंट है उसके जो चेयर करेंगे लोकसभा स्पीकर, उसके ठीक पीछे यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने की बातें बोली जा रही हैं। तो ये न्यूज़ में था, आशा करते हैं इसकी सारी की सारी डिटेलिंग आपको समझ में आई होगी। दूसरी जो चीज़ें हैं, नीति आयोग की मीटिंग को यहाँ पे सीएम इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करेंगे अगर इसको बाइकॉट कर रहे हैं। तो ये कौन बोल रहा है? बीजेपी के मेंबर यहाँ पे बोल रहे हैं। तो नीति आयोग न्यूज़ में पुनः आ गया है, इसको बाइकॉट करने की भी बातें बोली जा रही हैं। पूरे स्टेट के सीएम और नीति आयोग के चेयरमैन ये लोग बैठ के मीटिंग करते हैं, किसी भी इशू पे ये देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बातें बोली जाती हैं, इसी के ऊपर यहाँ पे ये न्यूज़ है। तो इसको बाइकॉट करने की बातें बोली जा रही हैं। तो हम लोग देखेंगे नीति आयोग की बैकग्राउंड को अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं, नीति आयोग की बैकग्राउंड को यहाँ पे देखते हैं। तो बात करी जा रही है नीति आयोग की, जो कि ट्रांसफॉर्म हो गया। पहले इसका नाम पीसी था, तो प्लानिंग कमीशन था इसका सबसे पहला नाम, जो कि मोदी जी जब गवर्नमेंट में आते हैं 2015 में, तो ये ध्यान रहे, ये 15 है। तो ये 2015 में मोदी जी जब गवर्नमेंट आते हैं तो इसका नाम बदल के नीति आयोग कर देते हैं। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये चीज़ें इसका नाम है। तो इसको इस्टेब्लिश करते हैं सक्सेसर ऑफ प्लानिंग कमीशंस। दूसरी जो बातें बोली जा रही है, इट इज़ आल्सो क्रिएटेड बाय एंड एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशंस। तो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से इसको भी किया गया था, और एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से इसे भी किया गया था। तो कोई भी स्टैट्यूटरी एक्शन से नहीं लाया गया था, ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन सिंपली पेश कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये चीज़ें नाम बदल दी गई थी। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म भी यूपीएससी पूछ चुका है, याद रहे आपको, और स्टेट पीसीएस कई बार ये क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। बारीक पॉइंट को अगर आप याद रखिएगा और अंडरस्टैंडिंग वे में लेके चलिएगा एक कंसेप्ट के रूप में, तो आपको याद होगा। दूसरी बातें ये बोली जा रही हैं कि यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका कि मतलब ये हुआ कि यह कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन नहीं था, और ये नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी स्टैच्यूटरी नहीं है। स्टैच्यूटरी का क्या मतलब होता है, इस डाउट को यहाँ पे समझ लेते हैं। जब भी कोई पार्लियामेंट बिल लेके और उसको एक्ट के रूप में बदल देता है, तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के दौर पे यहाँ पे लॉ लेके आता है, जिसके कारण वो स्टैच्यूट करता है, नया नियम, नया बॉडी कोई भी बना सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, इस तरीके से ये नहीं आई, इसलिए ये नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो जो पार्लियामेंट एक्ट बनाता है उसको स्टैच्यूटरी यहाँ पे बोलते हैं, एक लाइन में आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ें क्या है, नीति आयोग ये पॉलिसी थिंक टैंक है, यहाँ पे बताया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट दोनों डिजाइन करता है स्ट्रेटजिक और लॉन्ग टर्म में पॉलिसी और प्रोग्राम के लिए। किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। नीति आयोग ऑल्सो प्रोवाइड रिलीफ एंड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। दोनों को ये चीज़ें एडवाइस करने के लिए सक्षम है। यहाँ पे नीति आयोग ऑन पॉलिसी थिंकिंग, ये नीतीश नहीं है, नीति आयोग है। पॉलिसी थिंकिंग टू शेप्ड बाय अ बॉटम अप अप्रोच रेदर देन टॉप डाउन अप्रोच। तो यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच क्या है, नीचे से स्टेट से लेके यूनियन तक चीज़ें पहुँचना,
ये बॉटम अप अप्रोच है, यानी नीचे से ऊपर को हम जाते हैं। यहाँ पे टॉप डाउन मॉडल क्या था, ये ऊपर यूनियन गवर्नमेंट थी, नीचे स्टेट गवर्नमेंट थी, उसके नीचे आपका लोकल बॉडीज थी। तो ये ऊपर से नीचे आ रही है, ये नीचे से ऊपर जा रही है। तो नीचे की लोगों की बातों को ज़्यादा सुनने का कैपेसिटी इसको दिया गया है, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। अब देखेंगे इसकी कंपोजिशन से, जो हर बार यूपीएससी यहाँ पे कभी न कभी क्वेश्चंस बना चुकी है। तो इस फील्ड से भी क्वेश्चन बनाई है, इसके एब्रीविएशन, इसके नाम से भी क्वेश्चंस बनाई है। तो यूपीएससी क्वेश्चंस बनाई है। इसको हम कंपोजिशंस को देखते हैं तो इसके चेयरमैन कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन कहलाते हैं। गवर्निंग काउंसिल किसको रखता है, तो सीएम ऑफ ऑल स्टेट को रखता है, सीएम ऑफ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे ये चीज़ें डाउट क्लियर हो जानी चाहिए। सीएम ऑफ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे कौन कौन आएंगे, आपका पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। तो 3 जो हैं लेजिस्लेचर यहाँ पे हैं। तो ये ऐसी यूनियन टेरिटरी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो भी इसमें आते हैं। रीजनल काउंसिल किसको रखता है, तो सीएम ऑफ स्टेट्स अपने रीजन के, रीजनल काउंसिल इसका नाम ही है। तो जो भी रीजन का काउंसिल होगा उस रीजन के सारे सीएम वहाँ पे आएंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी उस रीजन के भी आएंगे। इसको चेयर कौन करेंगे, आपके पीएम इसको चेयर करते हैं। स्पेशलाइज्ड इन्वाइटीज़ की बात करी जाए तो ये भी नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। ये इसकी इंपॉर्टेंट डिटेलिंग है। आगे बढ़ते हैं, इसमें फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क भी होता है जो कि कंसिस्ट करता है वाइस चेयरपर्सन। और इसको कौन अपॉइंट करते हैं वाइस चेयरपर्सन को, आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको अपॉइंटमेंट करते हैं। और ये जो पावर रखता है, ओहदा रखता है, रैंक रखता है, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का रखता है। मेंबर की बात करी जाए फुल टाइम मेंबर की, तो ये भी इंजॉय करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक। तो जो फुल टाइम मेंबर हैं और फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क मेंबर हैं वो वाइस चेयरपर्सन वो कैबिनेट के मेंबर की, कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक को रखते हैं। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रैंक को रखा जाता है मेंबर के द्वारा। पार्ट टाइम जो मेंबर हैं यहाँ पे मैक्सिमम 2 ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर रिलेवेंट इंस्टीट्यूशंस इन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी। तो पार्ट टाइम मेंबर ये रोटेशंस बेस पे होते हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे चीज़ें कार्य करती हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात करी जाए तो मैक्सिमम आप 4 मेंबर ऑफ द यूनियन काउंसिल यहाँ पे बन सकते हैं जो कि नॉमिनेट करते हैं आपके पीएम। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ की हम बात करें तो ये अपॉइंटमेंट किया जाता है पीएम के द्वारा। एक फिक्स टेन्योर होती है इनकी और रैंक होती है सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्रेटेरिएट की बात करें तो ये ज़रूरी होती है, तो इसका निर्माण कर दिया जाता है। इसकी स्पेशलाइज्ड विंग की बात करें कि ये नीति आयोग के अंदर कितने स्पेशलाइज्ड विंग है, तो आप देख सकते हैं रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग, टीम इंडिया विंग। तो ये 3 इंपॉर्टेंट विंग हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये रिसर्च विंग क्या करती है, एक थिंक टैंक है जो देखती है कि इस डोमेन में एक्सपर्ट को यहाँ पे कार्य करना है। कंसल्टेंसी विंग यहाँ पे प्रोवाइड करती है एक प्रकार सा ग्राउंड की कम से कम चीज़ों पे बहस हो सके, एक प्रकार से बैलेंस तरीके से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को ला सके ताकि कोई सॉल्यूशंस निकल के आता है। तो कंसल्टेंसी विंग का ये काम है। टीम इंडिया विंग क्या कंप्राइज करता है, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी स्टेट, प्रत्येक स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे एंड मिनिस्ट्री सर्व करेगी परमानेंट प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल कोलाब्रेशन। तो राष्ट्र को एक तरह फेडरल कैरेक्टर के रूप में लेके आगे बढ़ने की बात बोली जा रही है। इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। ये इंश्योर करता है टीम इंडिया विंग की स्टेट और मिनिस्ट्री जो कि कंटिन्यूअस अपने स्टेट को यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे लेकर आगे जा सकें, और इस्टेब्लिश करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन मिनिस्ट्री एंड नीति आयोग फॉर ऑल डेवलपमेंट रिलेटेड मैटर। तो ये इंपॉर्टेंट टीम इंडिया विंग की काम आती है। नीति आयोग फंक्शन करता है कोऑपरेशन, कंसल्टेशंस, कोऑर्डिनेशंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये चीज़ें याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ये थी सारी डिटेलिंग नीति आयोग की। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं जो बाइकआउट करी जा रही है नीति आयोग, वो आपको यहाँ पे मैं बताया। दूसरा जो है यूके के मिनिस्टर तारिक यहाँ पे इंडिया की विजिट पे हैं और ये G20 एजेंडा भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। तो इनका क्या नाम है, तो तारिक अहमद यहाँ पे
आपके फॉरेन यहाँ पे फॉरेन तारिक डेवलपमेंट अफेयर तारिक अहमद यहाँ पे मिनिस्टर हैं, और कहाँ के, तो यूनाइटेड किंगडम के मिनिस्टर हैं, यहाँ पे फॉरेन विजिट के आए हुए हैं, जो कि इंडिया की 2030 की रोड मैप को दर्शाएगा कि कैसे हम इंडिया यूके रिलेशंस को आगे ले जाके रख सकते हैं। तो ये इसी कोलैबोरेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस के रूप में ये दोनों नेशंस की बातें होंगी। इस मीटिंग्स में क्या निकलता है वो भी हम आगे देखेंगे जो निकल के आई है। तो ऋषि सुनक भी आपके भारत आने वाले हैं, जो यूके के पीएम अभी बने हैं, तो ये अच्छी बात है। और दूसरी बात, इनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करी जा रही है अगर तारिक अहमद की, तो ये राजस्थान के प्रोविंस से, राजस्थान प्रोविंस से निकल के आती है। तो इनकी जो पैट्रियार्कल लैंड है वो कहीं ना कहीं राजस्थान में पाई जा रही है, और इनकी एक कनेक्टिविटी है इंडिया से। तो पीएम की भी कनेक्टिविटी है और उनके फॉरेन मिनिस्टर का भी कनेक्टिविटी इंडिया से, जोधपुर के इंडिया से निकल के आ रहा है। इनके पापा की बात करी जाए तो गुरदासपुर पंजाब से इनकी कनेक्टिविटी है। तो ये देख सकते हैं आप, एक इंडिया जो कि पहले कॉलोनी हुआ करता था, अब इंडिया जो है यूके को अपना प्राइम मिनिस्टर भी दे रहा है, वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर भी देता हुआ नज़र आ रहा है। तो इंडिया का ओहदा ग्लोबली कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाएंगे इंडियंस, और पीएम के पद पे दावेदारी, और यूके में मिल जाएंगे, कनाडा में मिल जाएंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ में अपने देश के मिल जाएंगे। तो मॉरिशस, मालदीव, इनकी तो बातें ही न करिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो निकल के आ रही है कि यहाँ पे 3 जो है चाइनीज़ वारशिप अभी गुजरा, कहाँ से, ताइवान के स्टेट के। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, इसको मैंने डाला है यहाँ पे आपके लिए। तो आप देख सकते हैं चाइना का ये जो वारशिप है वो गुजर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स को जो बैलेंस तरीके से चल रही है उसको अनस्टेबल कर देगा इस सिचुएशंस को। ताइवान की लोकेशंस को देखेंगे, चाइना को लोकेशंस को देखेंगे, ताइवान स्टेट को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा बैकग्राउंड में जाके बनते हैं, और इस स्टेट को हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये रहा आपका ताइवान कंट्री, इसकी राजधानी ताइपेई है, और ये इम्पोर्टेंट इसके आइलैंड है। ये आपका रहा ताइवान स्ट्रेट। स्ट्रेट किसे कहते हैं? 2 ऐसे लैंड के बीच में वाटर मार्क अगर हो सकरे तो उसको स्ट्रेट बोला जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, चीज़ें याद रखिएगा। तो ये चाइना और ताइवान के बीच से ये ताइवान स्ट्रेट निकल रहा है। ये फेंगू परसेडोर्स आइलैंड है, यहाँ पे मोंगोंग आइलैंड, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इसी जोन में आके कॉन्फ्लिक्ट मचा रहा है। कौन? चाइना। आशा करते हैं इस लोकेशंस को देख के आप क्लियर हो गई होगी आपकी सारी डाउट। सर्बियन प्रेसिडेंट यहाँ पे अलेक्जेंडर जो हैं क्विट किए हैं अभी, क्या, रूलिंग ऑफ द पार्टी के रूप में। तो ये अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन पे रेगुलरली करप्शंस का एक्यूजिशंस आ रहा है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। उसकी वजह से ये यहाँ पे अपनी पार्टी से इस्तीफा देते हुए नज़र आए। तो ये इनकी पार्टी है सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी, और सर्बिया के ये क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। तो सर्बिया का लोकेशन हम देखेंगे और समझेंगे। तो आप देख सकते हैं ये यूरोप है, यूरोप में आपका सर्बिया रिपब्लिक ऑफ ये रहा। तो इसको अगर बड़ा करके हम देखें तो सर्बिया यहाँ पे दिखेगा, और ये बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी, इन कंट्री से ये टच करता हुआ नज़र आता है। तो इसकी लोकेशंस और इसकी बाउंड्री शेयर ये भी आपको बता दी गई। अभी रिसेंटली इराक जो है अपना $70 बिलियन प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करने वाला है। लिंकिंग करेगा किसको? यूरोप और वेस्ट एशिया को लिंक करने की बातें बोली जा रही हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इसलिए इसको डाल दिया गया। तो 70 बिलियन प्रोजेक्ट में क्या होगा? यहाँ पे 1200 किलोमीटर का कंट्री में ये स्ट्रेचिंग फैलेगी, रोड की बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद सिया अल सुदानी अनाउंस की हैं प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी। ईरान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, सीरिया, तुर्की, यूएई। ये कहीं ना कहीं एक चेंजिंग एंगल होगी किस चीज़ में? एक ट्रांसपोर्टेशंस को अगर देखा जाए वर्ल्ड की, तो आपके वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से चेंजिंग एंगल के रूप में निकल के आया है।
ये पिलर ऑफ सस्टेनेबल नॉन ऑयल इकोनॉमी की बातें बोली जा रही हैं। वी सी दिस प्रोजेक्ट आज पिलर ऑफ सस्टेनेबल नॉन ऑयल इकोनॉमी। तो नॉन ऑयल इकोनॉमी की बातें बोली जा रही हैं, लेकिन कनेक्ट करेंगे ये किसको, ओमान, जॉर्डन, जितने भी ऑयल रिच कंट्रीज हैं उनको कनेक्ट करने की बातें बोली जा रही हैं। तो प्रोजेक्ट जो है 5 सालों के अंदर कम से कम यहाँ पे तैयार करने की बातें बोली जा रही हैं। इसको देखते हैं किस प्रकार से आगे लेकर आती है। ये थी सारी डिटेलिंग, ये आपकी कंट्री है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है कि आयरन फोर्टिफिकेशंस अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक्सेसिव आयरन अगर हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो किसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी उसके ऊपर यहाँ पे बात बोली जा रही है। तो आयरन किस किस में पाया जाता है, सबसे पहले तो आयरन आपको बता दें जो आप राइस खाते हैं उसमें भी मिल रहा है। लेकिन अगर फोर्टिफाइड राइस, सबसे पहले बता दूँ फोर्टिफाइड राइस क्या होता है। फोर्टिफाइड राइस आप समझ लें यहाँ पे ऐसी राइस जिसको मैनुअल तरीके से उसमें फोर्टिफिकेशंस करी गई हो, यानी ऐड करी गई हो क्या, आयरन। तो उसमें आयरन ऐड कर दी जाती है ताकि जो भी चावल जो खाए उसके अंदर डायरेक्टली आयरन पहुंच जाए और उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बैलेंस हो और उसकी शरीर सही तरीके से चल सके। तो ये जीएम प्लांट भी हो सकता है और अलग तरीके से फोर्टिफिकेशंस भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से इसकी यूजेज आते हैं। दूसरी जो बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं कि जो वुमेन है उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जो माहवारी आती है, ब्लीडिंग आती है, उसकी वजह से उनमें जो एक्सेस ऑफ द आयरन होते हैं वो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं और वो बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर मेल की बात करें इनकी ब्लीडिंग नहीं होती है और ये एक्सेस ऑफ द आयरन रखे रह जाते हैं अपने ब्लड में, बॉडी में, जिसके कारण यहाँ पे ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि किसके, कि इनके अंदर आयरन की मात्रा अधिक हो सकती है। इसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम निकल के आएगा वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे आयरन का फोर्टिफिकेशन हीमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन, ज़्यादा मात्रा में ये आयरन हो गया बॉडी में तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। और जो आयरन ज़्यादा हो गया तो बॉडी को ये अनएब्जॉर्ब करता है, 5 से 10% जो है बॉडी एब्जॉर्ब करती है, बाकी सब रिपेल आउट कर देती है। अनएब्जॉर्ब आयरन कैन लीड टू इन्फ्लेमेशंस, तो ये आपको सूजन्स के रूप में भी देखने को मिलेगा अगर आप आयरन की मात्रा अधिक आपके बॉडी में हो गई है। तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग में डिसरप्ट करेगी, कोलोनिक माइक्रोबायोटा कहीं ना कहीं डिसरप्ट करती हुई नज़र आ रही है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम करती हुई नज़र आएगी। एक्सेस आयरन हैज़ बीन क्लोजली लिंक टू द डायबिटीज़, अगर अधिक मात्रा में आपको आयरन मिल रही है तो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ से रिलेट करके देखा जा सकता है। दूसरी जो बातें बोली गई हैं, एक्सेसिव सीरम ट्राइग्लिसराइड और एक्सेसिव एक्यूमुलेशंस कर सकती है ट्राइग्लिसराइड इन मसल्स और लीवर टिश्यूज़ में, मसल और लीवर टिश्यूज़ में TGCL का भी यहाँ पे स्टोरेज ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बातें बोली गई हैं, वेरी हाई अमाउंट आयरन कैन कॉज लीवर फाइब्रोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस, ये सारी प्रॉब्लम लीवर से रिलेटेड आपके कहीं ना कहीं हो सकती हैं। लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, सिरोसिस देखिए डेंजरस और फाइब्रोसिस ये दोनों खतरनाक बीमारी हैं लीवर से रिलेटेड जो कि ह्यूमन को आज के समय में जूझना पड़ रहा है। तो इसी आयरन फोर्टिफिकेशन से लेके यहाँ पे बातें बोली गई। तो बहुत ज़रूरी है कि एक इंडिविजुअल को इसके प्रति सचेत रहने की और हमेशा मॉनिटर करते हुए रहने की, ताकि कहीं ना कहीं एक्सेस आप आयरन हमारे बॉडी में ना पहुँचे। ऐसी यहाँ पे बातें बोली गई हैं। आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो भी डाउट होंगे, एक्सेसिव जो भी इश्यूज़ होंगे यहाँ पे मैंने कवर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। चीता जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है कहाँ पे, आपके मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे चीता आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन परंतु किंतु बंधु क्या, यहाँ पे एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टडी निकल के आ रही हैं। यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने से पहले इसकी स्पेशियल इकोलॉजी को स्टडी नहीं किया गया था, इसको बिना परवाह किए ही इनको डाल दिया गया था, जिसके कारण यहाँ पे चीते की मौत होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा है क्या, जो भारत में चीता लाए गए थे किन कंट्री से, 2 कंट्री से लाए गए थे, साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से। साउथ अफ्रीका से 12 आए थे, नामीबिया से 8
चीता आए थे। ये दोनों चीता कंट्री से आए थे, वो क्या कौन से किन की डेथ हुई है पहले बता दूं कि कुछ ऐसे चीता थे जिनको किडनी में प्रॉब्लम पहले से था, कुछ ऐसे चीता थे जिनको पहले से उनकी बॉडी में समस्या थी जिनके कारण उनको डेथ हुआ था। किसी का किडनी फेलियर से डेथ हुआ है, किसी कोई यहाँ पे स्ट्रगल करने में, लड़ने में उनकी डेथ हुई है। तो ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यही चीज़ें बोली जा रही हैं कि यहाँ पे जो 20 से 25 किलोमीटर का रेंज होता है एक चीता का, उसका अपना एरिया होता है, उसमें देखिए इनकी रनिंग कैपेसिटी बहुत तेज़ होती है, स्पीड बड़ी तेज़ होती है, जिसके कारण एक लंबा एरिया तय करते हैं। तो 20 से 25 किलोमीटर अगर 12 या फिर 20 चीता का एरिया निकालते हैं तो कहीं ना कहीं नेशनल पार्क भी छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए उनका एक एरिया होता है, उस एरिया में कोई दूसरा आता है तो वो फाइटिंग शुरू हो जाती है, स्ट्रगल शुरू हो जाती है। और इसी स्ट्रगल को लेके एक चीता को लड़के यहाँ पे मरते हुए हमने देखा है, और दूसरे तीसरे जो चीता अभी मरे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बीमारी से, किडनी फेलियर से, यहाँ पे इन्फेक्शन से डेथ हुई है। लेकिन अभी कुछ बच्चों की भी डेथ हो गई है रिसेंटली, चीता के जो बच्चे पैदा हुए थे उनकी भी डेथ अभी रिसेंटली हो गई है। तो यहाँ पे उसी स्पेशल इकोलॉजी के ऊपर स्टडी यहाँ पे चल रही है। देखते हैं आगे जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से निकल के आ रही हैं। बात करी जा रही है 8 चीता की जो लाए गए थे कहाँ से, नामीबिया के, उसमें से 3 जो है मेल चीता थे। तो बताइए 3 मेल चीता 5 फीमेल चीता हो गई, लेकिन 12 चीता जो लाए गए थे साउथ अफ्रीका से उसमें 7 मेल चीता थे। तो 12/7 रख लीजिएगा और 8/3 रख लीजिएगा, तो ये याद रहेगा अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो। आशा करते हैं ये सारी चीज़ डिटेलिंग जो आज आपको द हिंदू एडिटोरियल में दिया मैंने वो आपका कवर हो गया होगा, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये थी आज की सारी डिटेलिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में, और ये जो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस मैं देता हूँ ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्राप्त हो जाएगा। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल विच शोइंग ऑन द स्क्रीन फ्रॉम नेम पूरा एकेडमी। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चैनल से जुड़ सकते हैं, उस चैनल पे भी इसकी PDF, इसकी सारी डिटेलिंग वीडियोस, वहाँ पे चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो वहाँ से आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और ईजिली आप पर डे का PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये चीज़ें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और मेक श्योर आप बेल आइकन को दबा दें ताकि जो कोई भी वीडियोज़ यहाँ अपलोड करता हूँ वो आपको नोटिफिकेशंस सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू पूरा एकेडमी एडिटोरियल एनालिसिस।